आपका अपने चैनल बैंकिंग पराशर में फिर से स्वागत है। प्रमोशन सीरीज के प्रीवियस पेपर अर्थात आईबीपीएस द्वारा पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नोत्तर के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। मैंने इसमें 50 प्रश्न लिया है जो बैंकिंग ओम्बड्समैन, पीसीएसबीआई, फिक्स डिपॉजिट, करेंसी नोट्स, कंपनी लॉज तथा डिमांड ड्राफ्ट से संबंधित है। यही प्रश्न विभिन्न संगठनों के द्वारा हॉट या सुपर हॉट प्रश्नों के द्वारा आपके सामने आता है। आप यदि प्रमोशन टेस्ट में अपियर हो रहे हैं तो आप इसे बार बार देखें ताकि सारे प्रश्न आपको याद हो जाए और जब एग्ज़ाम में ये पूछा जाए तो आप उसको तुरंत उत्तर कर सकें। इस सीरीज़ में मेरा अगला वीडियो पिछले एक साल में आरबीआई द्वारा किए गए परिवर्तन के संबंध में होगा, प्रमोशन टेस्ट के लिए, जो बहुत ज़रूरी है। आपने यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगामी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर और हमारा पहला प्रश्न है, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस एटीएम डज नॉट डिस्पेंस मनी बट द अकाउंट इज डेबिटेड, द बैंक हैज़ टू रिफंड द मनी विद इन T+5 days और यदि वो नहीं देता है तो 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से वो वसूला जाएगा। T+5 का मतलब है कि यदि 15 तारीख को ऐसा हुआ है, ऐसी घटना हुई है कि अकाउंट डेबिट हो गया, पैसा नहीं दिया गया है, तो 20 तक उसे पैसा वापस करना है। यदि वो पैसा ये 5 वर्किंग डेज है, T+5 मतलब वर्किंग डेज है, और यदि इसमें रिफंड नहीं किए जाते तो 100 रुपये के हिसाब से पेनल्टी पे करना पड़ता है। जो कंसर्न ऑफिसर होते हैं वो उसके लिए लायबल होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ कंप्लेंट डज नॉट रिलेट टू बैंकिंग ओम्बड्समैन। बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास कौन सा कंप्लेन है जो नहीं किया जा सकता है? तो स्टाफ रिलेटेड, जो स्टाफ के बिहेवियर से रिलेटेड है या स्टाफ से रिलेटेड कंप्लेंट है, वो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में नहीं किए जा सकते हैं। जबकि यदि सर्विस से रिलेटेड है तो वो बैंकिंग ओम्बड्समैन में किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, बैंक हैज़ टू इम्प्लीमेंट द अवार्ड गिवन बाय द बैंकिंग ओम्बड्समैन। बैंकिंग ओम्बड्समैन जब कोई भी अवार्ड दे देता है तो वो कितने समय में लागू हो जाना चाहिए? वो 1 month आफ्टर रिसीविंग द एक्सेप्टेंस फ्रॉम कस्टमर। जब कस्टमर एक्सेप्ट कर लेता है उसको, उसके विद इन 1 month किसी भी हालत में उसे लागू करना है। अगला प्रश्न है, बैंकिंग ओम्बड्समैन इज अपॉइंटेड टू टैकल पब्लिक कंप्लेंट अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट में? तो पब्लिक ऑथोरिटीज़। पब्लिक ऑथोरिटीज़ जो होते हैं, जैसे बैंक में सर्विस वगैरह नहीं मिली है तो उसके चलते उनके लिए इसको अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम कंपनसेशन एंड ओम्बड्समैन इज एम्पावर्ड टू अवार्ड रिस्पेक्ट ऑफ डिफिशियंसी इन सर्विसेज ऑफ क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन इज। यदि क्रेडिट कार्ड से संबंधित, यदि ऑपरेशन से संबंधित मैक्सिमम कंपनसेशन जो है वो ओम्बड्समैन दे सकता है, वो 1 लाख है, और सर्विस के कंडीशन में मैक्सिमम कंपनसेशन 1 लाख ही क्रेडिट कार्ड के संबंध में दिए जाते हैं। एन अपील अगेंस्ट बैंकिंग ओम्बड्समैन ऑर्डर कैन बी मेड। यदि ऐसा कुछ हुआ है, यदि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो या तो बैंक या कस्टमर उसको अपील कर सकता है। तो कब कर सकता है? विद इन 30 days टू डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई के पास विद इन 30 days वो कंप्लेन कर सकता है। कस्टमर कैन नॉट अप्रोच बैंकिंग ओम्बड्समैन विदाउट फर्स्ट अप्रोचिंग टू द बैंक। जब तक कि वो बैंक में अप्रोच नहीं करता है वो कंप्लेन बैंकिंग ओम्बड्समैन में नहीं कर सकता है। जब बैंक रिफ्यूज करता है तभी वो बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेन कर सकता है। नेक्स्ट है, एन ओम्बड्समैन स्कीम कस्टमर सर्विस कमेटी रिपोर्ट टू बी सबमिटेड ऑन क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली बेसिस कस्टमर सर्विस कमेटी की जो है रिपोर्ट सबमिट की जाती है ओम्बड्समैन को, और वो क्वार्टरली बेसिस होती है। ये सारे प्रश्न जो है इससे रिलेटेड हमारे पास हैं। प्रश्न है, the pecuniary jurisdiction of the banking ombudsman to pass an award has been increased from 10 lakh to dash, and compensation not exceeding dash can also be awarded by banking ombudsman to the complainant for loss of time, expenses incurred, also harassment and mental agony suffered by the complaint।
तो इस केस में पहले ये 10 लाख था जिसको कि बढ़ा के 20 लाख कर दिए गए हैं और 1 लाख रुपए का और कंपनसेशन दिया जा सकता है, जैसे कि हरासमेंट या मेंटल इकोनॉमी के क्षेत्र में। तो ये अगला प्रश्न है हमारा, लिमिटेशन पीरियड टू फाइल केस टू बैंकिंग ओम्बड्समैन इज 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक और वेयर नो रिसीव्ड इज रिप्लाइड फ्रॉम द बैंक बाय कंप्लेंट देन इट इज। 1 साल तो है, यदि बैंक रिप्लाई नहीं करता है तो 1 महीने का टाइम बैंक को दिया जाता है वो रिप्लाई करने के लिए, और यदि कोई रिप्लाई नहीं रिसीव होता है तो उस केस में 1 साल 1 महीने कंप्लेन करने के बाद जब हो जाता है तो उसको आप वो एक्सपायर हो जाता है, लिमिटेशन पीरियड उसके लिए 1 साल 1 महीने के अंदर ही है, उसको किसी भी हालत में कंप्लेन करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीआई हैज सेट अप अबाउट फॉर इम्प्रूविंग एंड मॉनिटरिंग कस्टमर सर्विस इन द बैंक विच इज नॉन एज। क्या बनाया है? उसके लिए बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया बनाई गई है जिसका नाम है BCSBI। मतलब सर्विस इंप्रूविंग और मॉनिटरिंग कस्टमर सर्विस के लिए BCSBI की स्थापना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कलेक्शन ऑफ पेनल इंटरेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू द लोन्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर फॉर द अमाउंट ऑफ 25,000 बिलो 25,000 से कम अमाउंट पर पेनल इंटरेस्ट चार्ज नहीं किए जा सकते हैं। ये BCSBI के हिसाब से रिस्ट्रिक्शन आरबीआई द्वारा बैंकों को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, BCSBI कौन सी संस्था है? BCSBI इज ऑटोनोमस बॉडी। नेक्स्ट प्रश्न है, एज पर बैंकर्स फेयर प्रैक्टिस कोड एनी चेंज इन इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट शुड बी अपडेटेड इन द वेबसाइट ऑफ द बैंक। कोई भी इंटरेस्ट रेट में यदि चेंज होता है तो बैंक के वेबसाइट पर उसे अपडेट करना है और दैट शुड बी डन विद इन 3 वर्किंग डेज। नेक्स्ट है, एज पर BCSBI गाइडलाइंस इन केस बैंक क्लोज द SB अकाउंट ऑफ द कस्टमर। तो यदि कोई कस्टमर का अकाउंट क्लोज किया जाता है तो उसके पहले एडवांस नोटिस जो है वो 30 डेज का देना होता है। BCSBI गाइडलाइंस के अनुसार 30 डेज का एडवांस नोटिस देने के बाद ही कस्टमर के अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है। एज पर BCSBI गाइडलाइंस, इफ कस्टमर इज नॉट हैप्पी अबाउट हिज चॉइस ऑफ करंट और सेविंग अकाउंट, तो वो क्या कर सकता है? देन विद इन 14 डेज ऑफ मेकिंग फर्स्ट पेमेंट इन द अकाउंट, ये आपको ध्यान रखना है कि विद इन 14 डेज ऑफ मेकिंग फर्स्ट पेमेंट इन द अकाउंट ही कैन अप्रोच टू द बैंक फॉर क्लोजिंग एंड पेइंग विदाउट एनी चार्जेस। तो जो हम 14 डेज की बात करते हैं अकाउंट क्लोज कर सकता है, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट पेमेंट इन द अकाउंट एंड he approached the bank for closure without any charges. In bill of exchange in which bank is a party and uses period is up to, कितने दिन का पीरियड होता है? यदि स्टैम्प ड्यूटी नहीं है बिल ऑफ एक्सचेंज पे तो 3 मंथ का पीरियड है। ये हमने पिछले सीडी में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, डिपॉजिट इज क्लासिफाइड एज बल्क डिपॉजिट इफ सिंगल अमाउंट इज ऑफ 2 crore and above for commercial bank and 15 lakh and above in case of RRB। RRB के केस में 15 लाख और कॉमर्शियल बैंक के संदर्भ में 2 करोड़ जो है उससे ऊपर बल्क डिपॉजिट कहलाते हैं। द एक्सटेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड मॉनेटरी पेनल्टी फॉर पेइंग इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ ₹20,000 इन केस ऑफ FDR इज पेनल्टी। मतलब क्या है, यदि 20,000 रुपये से यदि ऊपर का किसी का खाता हमारे यहाँ नहीं है और उसको हमने यदि कैश में पेमेंट हम करना चाहते हैं और हमने कैश में यदि पेमेंट कर दिया है तो उस केस में क्या पेनल्टी लगता है? तो इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सो पेड। इम्प्रिजनमेंट कुछ भी नहीं है। तो इस केस में यदि 20,000 से ऊपर का यदि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का पेमेंट हमने कैश में यदि कर दिया तो आप इक्वल टू सेम अमाउंट का पेनल्टी आपको किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, FIR टू बी फाइल्ड इफ नंबर ऑफ काउंटरफिट नोट इन ए सिंगल डिपॉजिट। मतलब 5 एंड अबव, 4 तक में आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिपोर्ट भेजनी है, लेकिन यदि किसी एक सिंगल डिपॉजिट में 5 या उससे ज़्यादा मिलता है तो आपको FIR तुरंत लॉन्च करना है। नेक्स्ट है, RBI इशू फ्रेश नोट्स इन प्लेस ऑफ डिफेक्टिव नोट्स इन ए बंडल नोन एज स्टार सीरीज नोट।
स्टार सीरीज नोट्स ये बहुत बार पूछे जाते हैं, अलग अलग तरह से भी इस पे प्रश्न पूछे गए हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि डिफेक्टिव नोट के बदले में जो फ्रेश नोट दिए जाते हैं उसको स्टार सीरीज नोट कहते हैं। नेक्स्ट है स्टेपलिंग ऑफ करेंसी हैज़ बीन प्रोहिबिटेड। कैसे इसको प्रोहिबिटेड किया गया है और ये किस सेक्शन के तहत किया गया है? तो अंडर सेक्शन 35A ऑफ BR एक्ट इसको कैंसिल किया गया है और इसको स्टेपलिंग ऑफ करेंसी अब नहीं किया जा सकता। रिवेन्यू स्टैम्प रिक्वायर्ड फॉर कैश पेमेंट। कैश पेमेंट यदि हम कर रहे हैं तो यदि 5,000 से ऊपर का अमाउंट है तो हमें रिवेन्यू स्टैम्प उसमें लेना जरूरी है। फॉर स्पीड क्लियरिंग नो चार्जेस शुड बी लेवीड फॉर चेक्स अप टू कितने अमाउंट तक करना है? तो वो अमाउंट है हमारा 1 लाख रुपये तक का यदि कोई स्पीड क्लियरिंग के लिए हम ले रहे हैं तो उसमें कोई भी चार्ज हमें नहीं लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज चार्टर फॉर किसके लिए है? जब कोई कंपनी इस्टेब्लिश की जाती है तो उसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाए जाते हैं और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है कि हमारा इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, क्योंकि आर्टिकल आप जानते हैं कि आर्टिकल का मतलब ही होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन, और रूल्स और रेगुलेशन हमेशा इंटरनल मैनेजमेंट के लिए ही बनाए जाते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज चार्टर फॉर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमारे इंटरनल के लिए है, जबकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमारे एक्सटर्नल मैनेजमेंट के लिए है, क्योंकि इसमें जो क्लॉज दिए जाते हैं वो एक्सटर्नल लोगों के लिए होता है। जैसे उसमें कितना कैपिटल है, वो कंपनी कहाँ उसका हेडक्वार्टर है, तो इसमें उसका पर्पस क्या है, तो ये बाहर के लोगों के लिए ज़रूरी है, इसलिए इसको एक्सटर्नल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी भी कहा जाता है। व्हाट इज कंडीशन टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस? ये इशू करने के लिए क्या है? इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि ये तभी इशू किए जा सकते हैं जबकि मिनिमम कैपिटल जो है वो सब्सक्राइब कर दिए गए हों और वो उसको अलॉट कर दिया गया है। बिना मिनिमम कैपिटल सब्सक्राइब किए हम सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट नहीं ले सकते। नेक्स्ट है द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेंशन दैट मिनिमम quorum ऑफ पासिंग ए रिजोल्यूशन इज 5 डायरेक्टर। हाउएवर ए रिजोल्यूशन इज रिसीव्ड विथ साइनिंग ऑफ 4 डायरेक्टर। यदि 5 का रिजोल्यूशन दिया गया है तो किसी भी हालत में 5 का साइन होना चाहिए, यदि नहीं है देन रिजोल्यूशन इज इनवैलिड और फ्रेश रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा। 5 डायरेक्टर के द्वारा साइन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है डायरेक्टर्स पावर्स मेंशन नहीं। डायरेक्टर का पावर किस में मेंशन होगा? तो ये इंटरनल मैनेजमेंट का पार्ट है और ये इंटरनल मैनेजमेंट के पार्ट में वो हमेशा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कंपनी इन लिक्विडेशन पॉइंट आर एट मैनेज बाय। मतलब लिक्विडेशन में यदि जा रहा है तो उसके लिए ऑफिशियल लिक्विडेटर जो कोर्ट ने अपॉइंट किया है वही उसको मैनेज करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि देयर आर 2 पार्टनरशिप फर्म XYZ एंड ABC हैविंग द सेम आइडेंटिकल पार्टनर। दोनों में पार्टनर सेम, तो फर्म 2 है, XYZ है और ABC है, बट दोनों में पार्टनर सेम है। वो राम है तो दोनों में राम है, श्याम है तो दोनों में श्याम है, तो दोनों में पार्टनर सेम है। वन फर्म इज हैविंग डेबिट बैलेंस एंड अनदर फर्म इज हैविंग क्रेडिट बैलेंस in their bank account. Whether bank can exercise right of set off to square the debit balance? Yes, ये किया जा सकता है, क्योंकि पार्टनर यदि सेम है तो दोनों को सेम कंपनी मानी जाएगी, भले उसका नाम कुछ भी हो। तो इस केस में वो राइट टू सेट ऑफ का हम यूज कर सकते हैं। ऑन व्हाट टाइप ऑफ लोन चार्ज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद ROC इन केस ऑफ लिमिटेड अकाउंट कंपनी। देखिए यदि क्लीन लोन हमने कोई डायरेक्टर जिस पे गारंटी दिया गया है तो उस केस में हमें ROC फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है द बोरोइंग ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी शुड नॉट कितना होना चाहिए? यदि बोरोइंग ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी किसी भी हालत में पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो उसके लिए ये बोर्ड से अप्रूवल लेना पड़ता है, कंपनी के बोर्ड से उसको अप्रूवल लेना पड़ता है। नेक्स्ट है इफ डायरेक्टर इज डू एनीथिंग बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी देन इट इज कॉल्ड। ये आपको ध्यान रखना है कि यदि कंपनी का जो पर्पज है, कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है, यदि उससे बियॉन्ड कुछ करता है तो उसको हम अल्ट्रा वायर्स द कंपनी कहा जाता है। अल्ट्रा वायर के नाम से वो माना जाता है। अल्ट्रा वायर का मतलब ही होता है कि बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी, जिस चीज़ के लिए है उसको वही करना है। एज पर RBI बैंक कॉमर्शियल
paper direction 2017, as per direction, a commercial paper can be issued in minimum denomination of 5 lakh and multiple of 5 lakh. नेक्स्ट प्रश्न है, कॉमर्शियल पेपर इशूड एज कैसे इशू किए जा सकते हैं? तो ये यूसेंस प्रोमिसनरी नोट की तरह इशू किए जाते हैं. नेक्स्ट प्रश्न है, CRR इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, हम लोग कंफ्यूज करते हैं CRR और SLR में. तो 24 और 42 का है, तो आपको ये ध्यान रखना है CABC में पहले आता है, तो इसमें 42 वाला अपने बाद वाला जाता है. मतलब 42 वन ऑफ RBI एक्ट है, जबकि SLR की यदि हम बात करेंगे तो वो 24 वन ऑफ BR एक्ट है, क्योंकि SLR जो है वो BR एक्ट में आता है, 24 BR एक्ट, और CRR C मतलब पहले, तो इसमें बाद वाला सेक्शन है, तो 42 वन ऑफ RBI एक्ट ये माना जाता है. अब नेक्स्ट प्रश्न है, मिनिमम विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट इन करेंसी चेस्ट कैन बी रुपीज, कितना हो सकता है? मिनिमम 50,000, मिनिमम 1 लाख और मल्टीपल ऑफ 50,000 इसमें इशू किए जाते हैं. नेक्स्ट है कि करेंसी चेस्ट इस्टेब्लिश्ड इन द प्लेस बिलो 1 लाख पॉपुलेशन, शेयर ऑफ कैपिटल कॉस्ट बॉर्न बाय RBI रिम्बर्समेंट ऑफ 50% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्जेक्टेड टू द सीलिंग ऑफ ₹50 लाख पर करेंसी चेस्ट. एक करेंसी चेस्ट में 50 लाख से ज़्यादा का नहीं किया जा सकता है. व्हेन फेक नोट्स आर रिसीव्ड बाय ब्रांच अंडर रिमिटेंस दे हैव टू बी इम्पाउंडेड. किसी भी केस में हम उसको नहीं दिए जा सकते हैं, और यदि हमने उसे वापस कर दिया तो उसे किसी भी हालत में वो नेग्लिजेंस माना जाता है. नेक्स्ट है, सॉइल्ड नोट रिमिटेंस टू RBI डाइवर्सन टू द करेंसी चेस्ट should not be shown as withdrawal by currency chest link offices. In such remittance are wrongly reported as withdrawal. यदि ऐसा होता है तो 50,000 सॉइल्ड नोट के संदर्भ में यदि गलत रिपोर्टिंग की जाती है तो 50,000 रुपये तक का पेनल्टी रिमिटेंस के दरमियान में RBI कर सकता है करेंसी चेस्ट के ऊपर. नेक्स्ट है, करेंसी चेस्ट होल्डिंग बैंक हैव बीन अलाउड टू लेवी सर्विस चार्जेज ऑफ, कितना कर सकता है? तो ₹5 पर पैकेट ऑफ 100 पीसेस इन केस डिपॉजिटेड विद करेंसी चेस्ट बाय नॉन करेंसी चेस्ट ब्रांचेज. मतलब ₹5 पर पैकेट के हिसाब से 100 पीस पे वो ले सकता है चार्जेस. ये RBI के द्वारा परमिट किया गया है करेंसी चेस्ट को. नेक्स्ट प्रश्न है, काउंटरफिट ₹100 नोट इम्पाउंडिंग इन रिमिटेंस टू RBI. यदि RBI में 100 रुपीज़ और उससे ऊपर के नोट यदि काउंटरफिट नोट रिसीव किए जाते हैं रिमिटेंस में, तो RBI उसमें 100% ऑफ नोशनल वैल्यू ऑफ काउंटरफिट नोट इन एडिशन टू रिकवरी ऑफ लॉस टू एक्सटेंट ऑफ नोशनल वैल्यू ऑफ सच नोट्स वो कर सकता है. नेक्स्ट है, यदि किस पॉलिसी के तहत स्टेपल और जैसे हमने सॉर्टेड एज इशूएबल, नॉन इशूएबल को हमने इशू कर दिया, या करेंसी नोट पे लिखा हुआ है इस नोट को ऐसे इशू किया है, तो ये किस पॉलिसी के तहत रोका गया है? तो दिस इज क्लीन नोट पॉलिसी ऑफ RBI, उसके तहत ऐसा रोका गया है. एक क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट पेड इन कैश बाय बैंक टू ए नॉन कस्टमर, यदि कोई ड्राफ्ट डिमांड ड्राफ्ट कैश में पेड कर दिया गया है नॉन कस्टमर को, तो कौन सा रिस्क इससे इन्वॉल्व होता है? तो ऑपरेशनल रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ ऑपरेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं. मिनिमम अमाउंट ऑफ DD विच शुड बी इशूड बाय द बैंक विथ अकाउंट पे क्रॉसिंग, तो वो 20,000 एंड एबव का कोई भी DD होगा तो उस केस में आपको अकाउंट पे का क्रॉसिंग लगाना कंपलसरी है. BRR डिमांड ड्राफ्ट कैन नॉट बी इशूड, BRR डिमांड ड्राफ्ट इशू नहीं किए जाते हैं. ये RBI के सेक्शन 31 ऑफ RBI एक्ट, एज पर सेक्शन 31 ऑफ RBI एक्ट ये हम इशू नहीं कर सकते BRR डिमांड ड्राफ्ट. स्टॉप पेमेंट कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन डिमांड ड्राफ्ट इशूड बाय द बैंक. यदि बैंक ने इशू कर दिया है तो स्टॉप पेमेंट इसमें एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते, इसे कैंसिल कराया जा सकता है. डुप्लीकेट एज वेल एज ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट एज प्रेजेंटेड इन क्लियरिंग विच डिमांड ड्राफ्ट विल बी पेड. यदि दोनों डिमांड और ओरिजिनल दोनों मिल गए और एक साथ उसको लेके आया तो डुप्लीकेट आपको पे करना है और ओरिजिनल रिटर्न कर देना है, उसके ऊपर सील लगा के कि डुप्लीकेट पेड, और वो ओरिजिनल वाले रिटर्न कर देना है. नेम ऑफ द परचेजर टू बी प्रिंटेड इन डिमांड ड्राफ्ट विथ
इफेक्ट फ्रॉम, कब से ये डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर परचेजर का नाम प्रिंट होना है शुरू हो गया है, तो ये 15 सितंबर 2018 से हुआ है। तो ये सारे 50 प्रश्न थे जो इस वीडियो के लिए है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों तक, ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।